डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम थॉमसन है और मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। आम तौर पर लोग ये जानते हैं कि मैं एक बैंक में नौकरी करता हूँ, लेकिन ये असलियत नहीं है। मैं सीक्रेट सर्विस के लिए नौकरी करता हूँ, हमारी सरकार के लिए, और मुझे ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो आम पुलिस वाले पूरे नहीं कर सकते। हमें कई बार गलत चीज़ें कर कर सब कुछ सही करना पड़ता है। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि हमें ऐसे खतरनाक जगह पर जाना पड़ता है जहां से जिंदा वापस आना भी मुश्किल प्रतीत होता है। मैं इराक, अफ़गानिस्तान और वियतनाम जैसे कई देशों में जा चुका हूं। सीक्रेट सर्विस के तौर पर वहां पर मैं नियुक्त रह चुका हूं और ऐसी जानकारी ढूंढ कर ला चुका हूं कि मेरा ओहदा काफ़ी ऊंचा है। फिर भी हमें छिपकर रहना पड़ता है क्योंकि हमें जान का खतरा होता है। मैं टेक्सास में रहता हूँ और यहाँ हर रोज़ बैंक में मैं जाता हूँ। बैंक की एक खिड़की के अंदर पहुँचते ही हमारा पीछे एक सीक्रेट ऑफिस है। आम जनता बस उस बैंक में काम करवा कर वहाँ से चली जाती है। कभी भी वो उस लॉकर तक पहुँचती ही नहीं जिसके पीछे हमारा ये बहुत ही खुफिया ऑफिस है, और मैं यहीं पर काम करता हूँ। पिछले 3 सालों से दफ्तर में बैठे बैठे मुझे जैसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद लगने लगी थी। कोई भी ऐसा मिशन मुझे मिल नहीं रहा था जहां पर जाकर मुझे महसूस हो मैंने कुछ बड़ा किया है। मैं कई बार अपने ऊपर वाले अफसरों से सिफारिश कर चुका था कि मुझे किसी बाहर के मिशन में भेजा जाए। मैं इस तरह से ऑफिस में बैठना नहीं चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह बांधे रखना नहीं चाहता। भले ही मुझे ज़िंदगी का खतरा पड़ जाए, फिर भी मैं बाहर ही जाना चाहता हूँ। शायद मुझे इसी तरह से खतरों का शौक़ है। अंत में मुझे एक ऐसा केस मिल ही गया। मेरी डेस्क पर एक लेटर पड़ा था और इस लेटर में खुफिया वर्ड में लिखा था कि मुझे नया मिशन दिया गया है। मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और वहाँ पर मुझे फाइल मिलनी थी। हमेशा हमें इसी तरह से मिशन दिए जाते हैं। मैं उसी कोऑर्डिनेट्स पर शाम के वक्त पहुँच गया था। ये एक वीरान सी जगह थी। यहाँ पर पुरानी ट्रेन खड़ी थी जो कभी चला करती थी, और जंग लगे वो डिब्बे, उनके अंदर वो फाइल मुझे मिलनी थी। लेकिन उसके दरवाजे पर ताला लगाया गया था। ताला भी बहुत मजबूत और मोटा था। उसे खोलने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए। उसे खोलने के बाद अंदर रेत ही रेत थी। उस रेत में हाथ डालकर उस फाइल को निकालने में मुझे आधा घंटा लग गया। वहाँ पर एक बक्सा था। उसे निकालने के बाद मैं वहाँ से जल्दी से निकल गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे पहचान ले। मैंने आज का ये काम कर दिया था। फाइल मेरे हाथ में थी, इसमें सब जानकारी मुझे मिल जाएगी। मैं उस फाइल को लेकर सीधा अपने घर पहुँच चुका था। मैं सीधा अपने बेडरूम में गया। मैंने अपना बेड हटाया और वहाँ एक सीक्रेट दरवाज़ा था जो नीचे बेसमेंट में जाता था। हमें ऐसे ही घरों में रहना पड़ता है। और नीचे पहुँचने के बाद वहाँ मैंने उस बक्से को खोला। उस बक्से के अंदर एक फ़ाइल थी जिसमें सभी डिटेल्स दी गई थी। वहाँ मुझे एक ट्रेन का एड्रेस दिया गया था, लेकिन मैं नहीं जानता था उस जगह पर कोई ट्रेन चलती भी है। ये एक कस्बा है और उस कस्बे में कोई ट्रेन नहीं जाती। यहाँ इस फाइल में जो भी बताया गया है वो बिल्कुल सच होता है। इसका मतलब वहाँ पर एक ट्रेन चलती होगी और उस ट्रेन को पकड़ने के बाद मुझे उस खास जगह पर जाना होगा। मैं सीधा निकल पड़ा उस कस्बे के लिए। वहाँ उस कस्बे तक पहुँचने में मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वहाँ तक अच्छी सड़क नहीं जाती थी, बल्कि एक पगडंडी सी जाती थी। मेरी गाड़ी झटके लिए उस कस्बे तक बहुत मुश्किल से पहुंची और वहां पर वो लगभग खराब होने वाली ही थी। उस कस्बे में कम ही लोग आते थे और कुछ घर थे वहां जो दूर दूर थे।
यहाँ पर मुझे ट्रेन ढूंढनी होगी और इसके लिए मुझे दिमाग लगाना होगा। और लोकेशन एक चर्च की दी गई थी। मैं सीधा पहुंच गया उस चर्च में। चर्च का पादरी मुझे देखकर पहचान गया था क्योंकि मैं इसके साथ पहले भी एक मिशन कर चुका था। ये एक सीक्रेट एजेंट है। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुझे चर्च के पिछले दरवाजे से एक छोटे से कमरे में ले गया। उस कमरे में नीचे जाने का एक रास्ता था और उन सीढ़ियों से उतरने के बाद मैं एक सीक्रेट रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया था। ये अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन था और यहाँ पर एक पटरी थी जो आगे की तरफ जा रही थी। ये उन पहाड़ियों की तरफ जा रही थी और ज़रूर वहाँ पर कोई बेस होगा। लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पर एक ट्रेन आई। ये हाईटेक ट्रेन लग रही थी। ऐसी ट्रेन तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं उस ट्रेन पर चढ़ गया। उसमें बैठने की एक भी सीट नहीं बनी हुई थी। खड़े खड़े ही मुझे 3 घंटे का सफ़र पार करना पड़ा। 3 घंटे तक ये ट्रेन अंडरग्राउंड ही चलती रही। मुझे नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ जा रही है। कई घुमाव आए, कई जगह पर पटरी और तरफ भी जाती, लेकिन वहाँ से एक अलग मोड़ लेने के कारण वो यहाँ तक पहुँच आई थी। ये एक अंडरग्राउंड बेस था। जैसे ही मैं उस रेलवे स्टेशन तक पहुँचा, वहाँ नीचे जाने का रास्ता बना हुआ था। नीचे पहुँचकर एक बड़ा सा बेस था जहाँ भीड़ लगी हुई थी। ये सभी सीक्रेट एजेंट थे और हमारे ऑफिस इसी तरह गुप्त होते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है और ऐसी जगह बनाई जाती है जिसका पता कोई लगा ही नहीं सकता, भले ही आप सीक्रेट एजेंट ही क्यों ना हो। यहाँ पर फाइल के अनुसार मुझे किसी से बात नहीं करनी थी और अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाना था। मैं काफ़ी चला और मुझे अपना कमरा 703 नंबर मिल ही गया। मैं उस कमरे के अंदर चला गया। वहाँ मुझे एक और फाइल मिली जिसमें उससे आगे की जानकारी दी गई थी। हमें एक खास आदमी को मारना था। ये था अमेरिकन गैंगस्टर और ये अगले इलेक्शन से लड़ने वाला था। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और इसे मारने के लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग करनी थी। इसी तरह से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं और इसे मारना इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं हैरान हो गया था। और यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई थी। 4 और लोग मेरे साथ होंगे। हमें टीम ए कहा जाएगा और हम उस आदमी को भाषण के समय ही मारेंगे। मैं थोड़ा सा हैरान था। इस तरह से इतने लोगों के सामने अगर हम उसे मारेंगे तो शक सीधा सीधा हम पर जाएगा। कहीं ना कहीं हम पकड़े जा सकते हैं। आखिर कैसे इतने बड़े मिशन को हम अंजाम दे पाएंगे। उसके बाद मैं हॉल में पहुंचा और वहां पर वो 4 लोग भी मुझे देखने को मिले। उन्हें मैं पहली बार देख रहा था और ऐसे मिशंस इसी तरह काम करते हैं। उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो एक दूसरे को पहचानते ना हो। हमें तारीख दी गई थी परसों की। परसों दोपहर 12 बजे हमें एक आदमी को मारना है जो भाषण दे रहा होगा। ये एक गैंगस्टर है और इलेक्शंस में अगर ये जीत गया तो ये देश को बर्बाद कर सकता है। इसके हाथ स्मगलिंग से भी रंगे हुए हैं और इतने बुरे काम ये कर चुका है कि कोई सबूत कभी किसी को मिलते ही नहीं। कोई नहीं जानता कि इस तरह से ये काम करता है, क्योंकि जब भी पुलिस खास जगह से पकड़ने के लिए पहुंचती है, ये वहाँ से जैसे हवा की तरह गायब हो जाता है। कई बार पुलिस ने सही जगह का पता लगाया जहां से ये काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने घेरा डाला वहां से ये हवा की तरह गायब हो जाता है। उन पुलिस वालों को कभी ये उस जगह पर मिला ही नहीं। एक भी सबूत इसके खिलाफ मिल ही नहीं पाता। इसीलिए इसे मारने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर हमारी टीम को टीम ए कहा गया है तो यकीनन यहाँ पर और भी कई टीम होंगी। हर किसी का अलग अलग काम होगा और परसों के लिए हमें तैयार रहना होगा। हम 5 ने पूरी तरह से प्लान को समझ लिया था और हम एक दूसरे से अब तक बात नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ फाइल को पढ़कर एक दूसरे को इशारा किए जा रहे थे। उसके बाद रात का समय हो गया और हमें सोने के लिए जाना था। हमें 8 घंटे मिले थे सोने के लिए और सुबह उठकर हमें ट्रेनिंग करनी होगी। मैं थोड़ा सा हैरान था, आखिर 2 दिन के लिए कौन सी ट्रेनिंग करनी होगी। तो मुझे उस जिम में पहुंचकर पता चला कि शरीर को तगड़ा करना है।
मैं आज फिर से हैरान हुआ था कि 2 दिन में हम शरीर को कितना तगड़ा कर लेंगे, आखिर कितना फुर्तीला हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि हम अपना वज़न और ज़्यादा हल्का कर लें, हल्का शरीर हो जाए। मेरा वज़न पहले ही 70 किलो था और 10 किलो कम करना था, जिसने मेरे होश उड़ा दिए। 2 दिनों में मैं 10 किलो कम कैसे कर सकता हूँ? आखिर क्या खिलाओगे जिस कारण मैं 10 किलो 2 ही दिनों में कम कर पाऊँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी डाइट चेंज हो गई थी। हमें वहाँ पर 3 घंटे एक्सरसाइज सुबह के वक्त करनी थी, 3 घंटे शाम के वक्त करनी थी और ज़्यादातर भागना ही था। वहाँ पर हमें बस भारी चीज़ उठाकर भागना था और पूरा दिन 6 घंटे तक ऐसा ही करना पड़ा। मेरी सांस फूल गई थी और शाम तक हम 5 की बस हो गई थी। मैं फिर से बहुत दुखी सा था। 2 दिन में 10 किलो कम नहीं किया जा सकता, ऐसी असंभव चीज़ को ये कैसे समझा पाएंगे? और उसके अगले दिन ही हमें मिशन पर जाना था और सुबह मैंने वज़न चेक किया तो 200-300 ग्राम ही कम हुआ था। क्या हम मिशन के लिए अनफिट हो गए? हम एक दिन में 10 किलो नहीं घटा पाए और हमें मिशन के लिए वहीं जाना था। हमें उस बैग में अपना अपना सामान मिलना था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें हथियार होंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट होगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन बैग खोलते ही उसमें काले रंग का एक सूट था। एक भी हथियार नहीं था, चाकू तक नहीं था। बस इस सूट के सिवा वहाँ और कोई सामान नहीं था और मैं तो हक्का बक्का रह गया। बिना किसी चीज़ के उस गैंगस्टर को मारेंगे कैसे? यहाँ कोई प्लान भी नहीं है और कोई फाइल मिली नहीं है अब तक। हमें सोचने के लिए समय भी चाहिए। अगर फाइल मिलेगी तभी तो हम समझ पाएंगे कि कैसे मारना है। कब मिलेगी फाइल? वहाँ उस स्टेशन में जाते हुए भी मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा थी। इस बार बहुत ज़्यादा देर कर दी थी। अब तक फाइल दी नहीं गई थी और 12 बज जाते तब क्या करते हम? वहाँ ट्रेन से 2 घंटे लगे हमें उस जगह पर पहुँचने में जहाँ वो गैंगस्टर भाषण देने वाला था। हम सीधा वहाँ पहुँचे। हम उस ट्रेन स्टेशन तक पहुँचे जो अंडरग्राउंड था। वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए। ऊपर एक कमरा था जो कब्रिस्तान का था। उससे बाहर निकले हम। मैं हैरान हो गया था। इस शहर में मैं कई बार आ चुका था और इस कब्रिस्तान के आगे से भी मैं कई बार निकल चुका था। इसके नीचे एक सीक्रेट स्टेशन है, मुझे कभी पता ही नहीं था। हमारे पास कोई हथियार नहीं था, कोई फाइल नहीं थी और सिर्फ 1 ही घंटा बचा था। 1 घंटा टैक्सी लेकर वहाँ पहुँचने में लग गया और वहाँ पहुँचकर सिर्फ 15 मिनट बचे थे और उस गैंगस्टर का भाषण शुरू हो चुका था। नीचे खड़े मैं निहत्था महसूस कर रहा था। कैसे मारूं? जो ऑर्डर्स मिलेंगे उन्हें ही फॉलो करना पड़ता है और अगर फाइल मिली ही नहीं तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 12 बजे का समय हो गया और मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ हुई है। मुझे फाइल मिली ही नहीं और मैंने बाकी 4 से भी पूछा। किसी के पास कोई फाइल नहीं आई थी क्योंकि मुझे कैप्टन बनाया गया था तो वो तो खुद मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैंने उनसे कह दिया मुझे भी कोई फाइल नहीं मिली, इसलिए हमें मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी में ये पहला मिशन था जो मैं अबॉर्ट कर रहा था सिर्फ इसलिए कि हमें फाइल ही नहीं मिली। तभी 12 बजे अचानक वहाँ पर भगदड़ सी मच गई। वहाँ लगभग सिक्योरिटी के 500 लोग थे जो पूरी तरह से गन से लैस थे। वहाँ उस गैंगस्टर के कई सीक्रेट गार्ड्स थे जो नीचे जनता में छिपे हुए थे। लगभग 1000 से 2000 लोग तो उस गैंगस्टर के ही होंगे और इसी बीच वहाँ पर जैसे रेत की आंधी आ गई। रेत ही रेत, मैं खुद देख रहा था जैसे इसी जगह पर रेत ही रेत बिखर गई हो। और तभी उस रेत की आंधी में मैंने 2 काली परछाइयाँ देखी। वो रेत से बाहर निकली। वो लहराती हुई लग रही थी। काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। वो इंसान थे या क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्टेज तक पहुंच गए थे। स्टेज पर उन पर जैसे गोलियों की बारिश हो गई, लेकिन उन्होंने उस गैंगस्टर को स्टेज पर ही उसका शरीर फाड़ कर मार दिया था। उसके शरीर के 3 हिस्से कर दिए और वो रेत छंटी। वो काली परछाइयाँ भी उस रेत में गायब हो गई।
हमारी आंखों के सामने किसी ने उस गैंगस्टर को मार दिया था और मेरी तो आंखें चुंधिया गई थी। ये कैसे हो सकता है? क्या ये मिशन ए टीम की बजाय किसी और टीम को दे दिया गया था? क्या यहाँ पर टीम बी और टीम सी भी हो सकती है? लेकिन ये चीज़ क्या थे? ये इंसान तो नहीं हो सकते। जैसे रेत की आंधी में कुछ निकला, काले कपड़े पहने कुछ तो थे ये हमारा काम करके यहाँ से चले गए। आखिर ये क्या चीज़ थी? हमारा ये मिशन पूरा हो चुका था और यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी। हमें भी इस जगह को जल्दी ही छोड़ना था, तो हम भी उसी कब्रिस्तान की तरफ भागने लगे। यहाँ पर हमें आसानी से अब गाड़ी मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि हर गाड़ी को रोका जा रहा था और एक इतने बड़े गैंगस्टर की मौत हो चुकी थी, तो यहाँ गाड़ियाँ तो निकलने वाली नहीं थी। वो एक पॉलिटिशियन बन चुका था और उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी। हम भागते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर हमसे भी चेकिंग होती तो कुछ ना कुछ राज बाहर निकल सकता था। हमें भी उसे मारने का मिशन दिया गया था, इसलिए उस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ना था। हमें वहाँ पर गाड़ी तो मिली नहीं, हम भागकर ही उस कोने तक पहुँच आए थे। ये सड़क का दूसरी तरफ का एरिया था और यहाँ से पतली सी गली से निकलते हुए हम उस शहर के बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी और किसी भी शक्की आदमी को वो पकड़ रहे थे। हम भले ही सीक्रेट एजेंट होते हैं, लेकिन हमारी पहुंच ज़्यादा नहीं होती। हमें छिपकर काम करना पड़ता है और अगर हम में से कोई पकड़ा जाए तो हमारे ऑफिस के लोग उसे पहचानने से भी मना कर देते हैं। हमें कोई मदद नहीं मिलती और हमें टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह से सीक्रेट एजेंसीज काम करती हैं। उससे बाहर निकलने के बाद हमें एक टैक्सी मिली और हम पांचों उसी टैक्सी में घुस गए थे। वो टैक्सी का ड्राइवर हमें बार बार कह रहा था, लेकिन हमें वो जगह जल्दी से जल्दी छोड़नी थी। वहाँ से निकलकर हम जैसे ही उस कब्रिस्तान पहुँचे, हम उस दरवाजे के रास्ते से नीचे स्टेशन पहुँच गए और पहले से वहाँ ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन में बैठते ही हमने वो एरिया छोड़ दिया और उस ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं रही होगी। हम उस टनल के अंदर ही आगे बढ़ रहे थे और मन को शांति थी कि हम पकड़े नहीं गए, लेकिन मन में कई सवाल थे। आखिर इस मिशन को अंजाम कैसे दिया गया? वो क्या चीज़ थी? क्या वो भी सरकार के लिए काम करती है? क्या वो शक्तियाँ भी सीक्रेट एजेंसीज के लिए काम करती हैं? ऐसे सवालों का जवाब तो हमें वहाँ ऑफिस में पहुँचकर ही मिलेगा। हम जैसे ही उसी सीक्रेट बेस में पहुँचे तो वहाँ मुझे रिपोर्ट करनी थी मिस्टर स्मिथ को। मिस्टर स्मिथ पहले से मेरा इंतज़ार कर रहे थे और हम जैसे ही उनके पास पहुँचे, हमने कहा मिशन सक्सेसफुल, कोई उसे मार गया। लेकिन मिस्टर स्मिथ काफ़ी तनाव में थे और उन्होंने कहा अपने अपने कमरे में चले जाओ, कल सुबह से और भी सख्त ट्रेनिंग करनी है। मैं उनसे सवाल नहीं करना चाहता था, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, लेकिन कमरे की तरफ जाते वक्त हम पांचों आपस में बात कर रहे थे। मिशन तो सक्सेसफुल हो गया है, अब किस चीज़ की ट्रेनिंग करनी है? आखिर हमें अब और क्या करना होगा? हमें उस आदमी को मारना था और उसकी मौत तो हो चुकी है, या वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? क्या उसने अपनी मौत का झूठ दिखाया है? सिर्फ यही हो सकता है जिस कारण हमें और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़े। इसके सिवा तो कोई और राज नहीं हो सकता। वो दिन इसी तरह से थकान भरा निकल चुका था और अगले दिन फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। हमें कोई नई फाइल नहीं दी गई थी, वही फाइल हमारे पास थी। इसका मतलब यही था कि मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उसकी मौत नहीं हुई होगी। फिर से लगभग 6 घंटे की ट्रेनिंग, भागने की ट्रेनिंग, वज़न कंधों पर टांग कर तेज़ भागने की कोशिश। वहाँ पर एक बड़ा सा ट्रैक बनाया गया था और उसमें बड़ी तेज़ी से भागना पड़ता था। धीरे धीरे वो ट्रेनिंग और भी सख्त होती गई। कितने दिन और लगने वाले थे? पहले 10 दिन तो ये सवाल करते हुए ही निकल गए। उसके बाद 1 महीना हो गया और हमारी ट्रेनिंग हर दिन सख्त से सख्त होती जाती। मेरा वज़न 10 किलो कम हो चुका था और अब भी वो मान नहीं रहे थे और वज़न कम किया जा रहा था और डाइट कम की जा रही थी और हम सब बहुत हल्के और तेज़ हो गए थे। जब आपका वज़न बहुत कम हो जाए तो आपका शरीर बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है।
वजन कंधों पर टांगे हुए हम बड़ी तेजी से इधर उधर हिल सकते थे और 3 महीने बाद मेरा 15 किलो वजन कम हो गया था। सभी के साथ ऐसा ही हो रहा था और हम बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। आखिर इतना पतला शरीर करने के बाद हमसे करवाया क्या जाएगा? अगर हमें वहाँ किसी से लड़ना पड़ जाए तो हम लड़ नहीं पाएंगे। आखिर इस तरह से हमें किस मिशन में भेजा जाएगा? 4 महीने तक ट्रेनिंग चले जा रही थी। हमें हर रोज़ इसी तरह से सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती और 4 महीने बाद मिस्टर स्मिथ आए और कहने लगे, कल का है वो दिन जब हमें उस मिशन को पूरा करना होगा। हमें उसी गैंगस्टर को मारना है भाषण देते समय। मैं हैरान था, क्या उसी तरह से दोबारा वो इसी खाली जगह पर भाषण देने वाला है? और अब तो और भी मुश्किल काम होगा। पहले तो सही तरह से काम कर लेती तो ऐसा मौका नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार उसने और तैयारी की होगी और इस बार तो सिक्योरिटी ऐसी होगी कि कोई परिंदा भी उसके पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन मिस्टर स्मिथ बहुत तनाव में थे और उन्होंने कहा, कल सुबह 6 बजे उठ जाना, हमें बहुत ज़रूरी काम करना है। उस रात अपने कमरे में जाते समय मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि अब तक मुझे कोई फाइल नहीं मिली थी और कल क्या होने वाला है मैं समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं सुबह 5 बजे उठा, मेरे कमरे में फाइल रखी जा चुकी थी और लगता है अब समय आ गया था जब मुझे वो फाइल पढ़ने को मिलेगी। मैंने उस फाइल को खोला और उसमें वैसी पूरी डिटेल्स दी गई थी कि उसे कैसे मारना है, वहाँ कितनी भीड़ होगी, वो भाषण कितने बजे देगा और क्या क्या घटनाएं होंगी। और वहाँ पर जब मैंने तारीख पढ़ी तो मेरे होश उड़ गए। ये तो वो पुरानी तारीख थी, 4 महीने पुरानी। वहाँ उसे मारने का पूरा प्लान इस फाइल में था और उसे तो 4 महीने बीत चुके हैं। उसे मारा जा चुका है और अगर वो जिंदा है तो पूरी दुनिया को पता भी नहीं होगा वो कहाँ पर है। इस पुरानी फाइल से मैं क्या करूँगा? कैसे मारूंगा उसे? कैसे अपनी टीम को वहाँ पर ले जाकर उसे मार सकता हूँ? वहाँ तो कोई भाषण हो ही नहीं रहा होगा। 1 घंटे तक मैं परेशान था। उसके बाद मैं अपने कमरे से निकला। मेरे चारों टीम मेंबर मेरी तरफ देखे जा रहे थे और एक ने मुझसे सवाल कर लिया, पुरानी फाइल हाथ में पकड़ा दी है, इसका हम क्या करेंगे? हमें नई फाइल चाहिए थी, अब क्या होगा? हमें उसकी पूरी प्लानिंग चाहिए। ये तो पुरानी घटना की सारी प्लानिंग हमारे हाथ में पकड़ा दी है। उस समय अगर इस फाइल को पकड़ा देती तो हम कुछ कर पाते, अब क्या करेंगे? उसके बाद सामने मिस्टर स्मिथ खड़े थे और उनका चेहरा उड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा जैसे घबराए हुए थे। उन्होंने मुझे एक खास जगह पर जाने के लिए कहा जो इसी बेस में बनी हुई थी। इस बेस का सबसे निचला फ्लोर जो खास एक्सपेरिमेंट के लिए बना हुआ था। हमें वहीं पर जाना था और वहाँ पहुँचकर हम हैरान हो चुके थे। वहाँ मशीनें ही मशीनें थीं और कई साइंटिस्ट वहाँ खास तरह का प्रयोग कर रहे थे। उन मशीनों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और कई जगह पर जैसे करंट की रोशनी दौड़े जा रही थी। हमें एक खास पारदर्शी चेंबर में ले जाया गया और वहाँ पर हमें फाइल पढ़ने को कहा गया। हमें बताया गया था कि 1 घंटा है हमारे पास। हमें उस फाइल में पूरी घटनाओं को पढ़ना था, लेकिन ये 4 महीने पुरानी घटनाएं हैं। यहाँ पर कहा गया है हमें ये हथियारों का इस्तेमाल करना है, हमें पास जाकर उसे चाकू गोद कर मारना है और वहाँ से बचकर बाहर निकलना है। मैं काफ़ी हैरान और घबराया हुआ था। इतनी सारी भीड़ को हटाकर वहाँ चाकू से कैसे उसे मार पाएंगे, हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन पूरी फाइल को पढ़ना था जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। हमें हथियार दे दिए गए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी गई, काले रंग के कपड़े भी पहना दिए गए और हमें काले रंग का हेलमेट भी पहनने को दे दिया गया। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था जो हमारी पीठ पर टंगा हुआ था, उसी से ऑक्सीजन आनी थी। मैं काफ़ी हैरान सा था और मेरे टीम मेंबर भी हैरान थे। आखिर हम करने क्या वाले हैं? क्या हम अंडरग्राउंड जाकर कोई मिशन को अंजाम देने वाले हैं? लेकिन अभी ऑक्सीजन क्यों लगा दी गई है? ये लगभग 1 घंटे के लिए ही चलेगी। आखिर होने क्या वाला है? उसके बाद मिस्टर स्मिथ आए और हमें एक एक पन्ना पकड़ाकर वहाँ से चले गए। उसमें पूरी सच्चाई बताई गई थी।
हमें एक टाइम मशीन के जरिए 4 महीने पीछे भेजा जाएगा। हमें उस गैंगस्टर को मारना है और उसे मारकर वहां से बाहर निकलना है। ये बहुत ही मुश्किल मिशन है, क्योंकि ऐसी टाइम मशीन सिर्फ एक ही नहीं बनी है, बल्कि 2 बनाई गई हैं। दूसरी टाइम मशीन उस गैंगस्टर के पास है, इसीलिए उसे मौत के घाट उतारना है। लेकिन उस पेपर में और भी कई चीज़ें लिखी थीं। समय यात्रा इतनी आसान नहीं होती। समय यात्रा के समय हम अधूरे समय में पहुंचेंगे, पूरी तरह से हमारा शरीर उस समय में नहीं पहुंचेगा, इसीलिए आधे शरीर को हमें यहीं छोड़कर जाना होगा और मौत के फरिश्ते हमें रास्ते में मिलेंगे जो हमारे काम को पूरा नहीं होने देंगे। और इसी के साथ हो सकता है वो गैंगस्टर भी अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल कर चुका हो और वहाँ पर मौजूद हो, इसीलिए हम वहाँ जाकर अपने काम को अंजाम दे पाएंगे, लेकिन वापस आ पाएंगे या नहीं ये हमें पता नहीं था। उसके बाद उस कागज़ को हमें बाहर पकड़ा देना था, हर चीज़ को हमें बाहर पकड़ा देना था। हमें हथियार दे दिए गए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल तो वहाँ होना नहीं था। अपने बचाव के लिए हमें बड़ी बड़ी गन्स दे दी गई थी, उन्हें कंधों पर उठाना था, लेकिन इसकी ट्रेनिंग पहले ही हो चुकी थी। वो वज़न कम ही महसूस हो रहा था और उसके बाद उस मशीन को चलाया गया। वो गर्जन थी जो हमारे कानों में पड़े जा रही थी। हमारे पैर कांप रहे थे, जैसे वो पूरा चेंबर हिल रहा हो और बाहर धुआं ही धुआं भरना शुरू हो गया। पहले तो सफ़ेद रंग का धुआं, फिर काले रंग का धुआं, जैसे हर कमरे में धुआं भर चुका हो और वो हर एक आदमी नजर आना बंद हो गया था। उसके बाद एक काला सा धुआं हमारे चेंबर में भरा। वहां जैसे आंधी चलना शुरू हो गई थी, रेत ही रेत, वहां रेत बिखरी पड़ी थी और वो घूम घूम कर उड़ रही थी, जैसे कोई बवंडर आ गया हो। रेत ही रेत हमारे मुंह में जा रहा था, रेत ही हाथों में भर रहा था और उस चेंबर को जैसे रेत से भर दिया गया था। हमारी टांगें तक रेत में भर चुकी थी और अचानक ही वहाँ पर जैसे अंधेरा सा हो गया। हमारी आंखें खुली तो यकीन नहीं कर पा रहे थे हम ऐसी जगह पर थे। हम पांचों जैसे काली परछाई जैसे लग रहे थे, लेकिन हम एक दूसरे के चेहरे को पहचान पा रहे थे। वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था और दूर एक इमारत दिख रही थी। मैं उस इमारत को पहचानता था, ये वही इमारत है जहां नीचे वो गैंगस्टर अपने भाषण को दे रहा था। यकीनन इसीलिए इस मिशन को उसी समय ख़त्म नहीं कर दिया गया जब उसे मार दिया गया था, बल्कि उसकी तैयारी 4 महीने तक करनी थी हमें। अब जाकर यहाँ पहुँचना था और सिर्फ हम जानते हैं कि हम उसे मार पाएंगे या नहीं। आज जो होगा उसी से नतीजा निकलेगा। हम जैसे ही उस तरफ बढ़ने लगे, यहाँ चारों तरफ जैसे अंधेरा सा घिर रहा था। ज़मीन इस तरह से थी जैसे कोई रेत हो, वहाँ पैर फंसते जा रहे थे और यहाँ तेज़ी से भागना बहुत मुश्किल भरा हो रहा था। पीठ पर टंगा वो वज़न भी ज़्यादा लग रहा था। अब मुझे समझ में आ रही थी कि हमें इस तरह की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। हल्का शरीर रेत में कम घुसता है, इसीलिए हमें हल्का किया गया। वज़न को पीठ पर टांग कर इसलिए भागने पर मजबूर किया जाता था क्योंकि यहाँ वज़न बढ़ जाता है। ये हालात ही कुछ अजीब से थे। वहाँ चलकर उस बिल्डिंग तक पहुँचने में लगभग 15 मिनट लग गए थे और हम उस हेलमेट को पहने हुए थे। उसके अंदर से ऑक्सीजन चल रही थी। मैं सोच रहा था एक पल के लिए हेलमेट को हटाकर देखूं, लेकिन उन्होंने अगर हेलमेट लगाया है तो किसी कारणवश लगाया ही होगा। वहाँ आगे बढ़ते बढ़ते हम उस बिल्डिंग के काफ़ी करीब आ गए थे और अब समझ में आ रही थी कि इसी तरफ अगर ज़्यादा बढ़ते जाएं तो चीज़ें पहले नज़र नहीं आती, वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ लोगों की भीड़ दिख रही थी। वो गैंगस्टर अभी आने वाला था और यहाँ से वो काफ़ी दूर था। लोगों के और करीब जाते समय जैसे कोई मुड़ मुड़ के हमें देख रहा था, जैसे कुछ लोगों को एहसास हो रहा था हम यहाँ पर मौजूद हैं। वो जैसे इधर उधर देखते
तब हमें हिलना भी बड़े ध्यान से पड़ रहा था। जैसे ही हम चलते, हमारे पैरों की आवाज़ आसपास लोगों को आती। लोग पीछे मुड़कर जैसे देखते, लेकिन हम अब भी अंधेरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। हमें एक गैजेट दिया गया था। उस गैजेट को हमारी कलाई पर बांधा गया था और उसे दबाते ही सिर्फ 15 सेकंड होंगे। हम इस समय में एंटर करेंगे और हमारा शरीर अधूरा नजर आएगा। उसी समय में हमें कुछ करना होगा। वहाँ हम जोर लगाए जा रहे थे और आगे बढ़ने में परेशानी हुए जा रही थी। काफ़ी आगे बढ़ने के बाद उस जगह हम पहुँच गए थे जहाँ पर वो भाषण देने वाला था। समय बहुत कम होगा और हम उस गैंगस्टर को नीचे सीढ़ियों से चढ़कर वहां आते हुए देख रहे थे। तभी हमारी नज़र वो पीछे पेड़ के पास पड़ी। वहीं पर तो हम पांचों खड़े थे। हमारी नज़र उस तरफ थी, लेकिन हमें अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना था। तभी हमें महसूस हुआ जैसे हम पांचों के सिवा यहाँ अंधेरी दुनिया में और भी कोई मौजूद है। वहाँ 6-7 परछाइयाँ और थी जो उस रेत में आगे बढ़े जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये टीम बी है या सी है या कोई हमें रोकने के लिए आ रहा है, लेकिन वो गैंगस्टर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस दुनिया का समय हमारी दुनिया के लिए धीमा सा है। वो काफ़ी धीमा धीमा उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रहा था और समय जैसे बीता जा रहा था। जैसे वो लोग करीब आए जा रहे थे, हमारा डर बढ़े जा रहा था। जैसे ही वो हमारे करीब पहुँचे, वो हमसे उलझने लगे। उनके हाथ में हथियार थे, लेकिन हम भी पूरी तरह से ट्रेंड थे। उनके चेहरे देखे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनका रंग थोड़ा थोड़ा लाल सा था। उसके बाद उन्होंने हम पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और हम भी उसे रोकने में लग चुके थे। वो गैंगस्टर अभी उस माइक के करीब आ चुका था और हमारा समय नज़दीक था। इस तरफ हमारी लड़ाई उन 7 लोगों से चल रही थी और वो भी ट्रेंड लग रहे थे। मैंने अपनी एक गन निकाली और उस लाल सी परछाई पर गोली चलाने की कोशिश की। गोली जैसे ही मेरी गन से निकली, वो नीचे गिर पड़ी। मैंने एक और गोली चलाई, वो भी इसी तरह से उस गन से तो निकली, लेकिन नीचे गिर पड़ी। वहाँ पर जैसे गोली सही से चल ही नहीं रही थी और जैसे उनका वज़न नीचे की तरफ खींचा जा रहा था। यहाँ नियम भी कुछ अलग ही होंगे, यकीनन कुछ अलग तो है यहाँ पर। उसके बाद मेरी टीम के उन 4 लोगों ने उन्हें पूरी तरह से जैसे जकड़ सा रखा था और मुझे इशारा कर दिया था कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। मैं जैसे ही अपनी घड़ी का बटन दबा रहा था, मुझे महसूस हुआ वो 7 लोग ही नहीं थे। उनका एक और आदमी जो रेत में नीचे से मेरे बहुत करीब पहुँच आया था, उसने मेरी टांग पकड़ रखी थी। उसने भी काले कपड़े पहन रखे थे और मैं घड़ी का बटन दबा चुका था। जैसे ही मैंने बटन दबाया, वो काली परछाई भी रेत से निकली और मैं भी उसी दुनिया में पहुंच गया, उसी समय में 4 महीने पुराने वाले में। वो गैंगस्टर सामने भाषण दे रहा था और मेरे हाथ में चाकू था। मेरी टांग उस काली परछाई ने पकड़ रखी थी। समय मेरे पास 15 सेकंड का था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग शायद ज़्यादा अच्छी थी। मैंने उसे भी खींचकर उस गैंगस्टर के पास फेंक दिया था और वहाँ पर उस गैंगस्टर को उस चाकू से जैसे ही मैंने छुआ, जैसे उस चाकू की धार इतनी तेज़ हो, वो 2 हिस्सों में कट गया था। इतनी आसानी से मैं उसे काट पाया था और अब मुझे जल्दी से वापस जाना था। यहाँ पर सिर्फ 15 सेकंड का समय ही होगा। मुझे इस घड़ी का बटन दबाना होगा, वरना मैं अधूरा यहाँ पर फंस सा जाऊँगा। उसके बाद मैं जैसे ही वापस जाने की कोशिश करने लगा, वो काली परछाई वाला आदमी मेरा हाथ पकड़ रहा था। मैं नहीं जानता था वो क्यों मुझे यहाँ पर फंसाना चाहता है, क्योंकि वो भी यहीं पर फंस जाएगा। लेकिन तभी मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। उसकी आंखों को मैं एक झटके में पहचान गया, ये वही गैंगस्टर था। इसका मतलब वो भविष्य से आया होगा। इसका मतलब मैंने इसे मारा है, ये जिंदा बच जाएगा 2 हिस्सों में कटने के बाद भी। कैसे?
उसके बाद मैंने उस चाकू का इस्तेमाल किया और उस गैंगस्टर को, जिसके 2 हिस्से पड़े थे, एक और हिस्से में काट दिया। मैंने उसे 3 हिस्सों में काट दिया था और उसके बाद मेरे पास कुछ ही क्षण थे। मैं जल्दी से उस काली परछाई को एक तरफ करके बटन दबा पाया और वो भी मेरे साथ ही उस अंधेरी दुनिया में वापस आ गया। यहाँ पर मेरे 4 लोगों में से 2 को मारा जा चुका था और वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग लड़ रहे थे उन 4 लोगों से। उनके भी 3 लोगों को मार चुके थे वो, और मैं महसूस कर रहा था मेरे लोग थके थके से थे। मैं इसका मुकाबला कर रहा था। ये काली परछाई उस गैंगस्टर की थी, लेकिन अब भी ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ? अगर मैंने उसे मार दिया है तो भविष्य में वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसने कैसे टाइम मशीन का इस्तेमाल करके खुद पीछे आने की हिम्मत की होगी? आखिर कैसे? मैं उसे धक्का दिए जा रहा था क्योंकि अब क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं था। इस दुनिया में क्या मैं इसे सच में मार पाऊंगा? मुझे लगा यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मेरे 2 ही लोग वहाँ पर थे और बाकी 2 नीचे जैसे रेत में गड़ते जा रहे थे। वो यकीनन मरे तो नहीं होंगे, लेकिन उन्हें घसीट कर ले जाने में परेशानी बहुत होगी। इनसे कैसे बचें ये समझ में भी नहीं आ रहा था। और तभी मैंने उस काली परछाई को जैसे गले से पकड़ लिया। मैंने सोचा कि अगर मैंने हेलमेट पहना हुआ है तो इसने भी हेलमेट पहना होगा। मैं इसका हेलमेट उतार देता हूँ, यकीनन इससे सांस नहीं ली जाएगी। मैंने उसे गर्दन से दबोच लिया था। मुझे वो सही से दिख तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने उसके सर के ऊपर से इस तरह से हाथ घुमाया कि उसका हेलमेट उतार दिया। और ये शायद मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने वहाँ पर सांस ली, बड़े बड़े सफ़ेद रंग के साए उड़ते हुए हमारे करीब आने लगे। वो जैसे हमारी शक्ति को चूस रहे थे। उनके शरीर कंकाल के बने थे। वो सफ़ेद रोशनी की तरह करीब आते, कंकाल से नज़र आते और शरीर हमारा जैसे खींचता उनकी तरफ। वो हमें अधमरा सा कर चले थे और मैं अपने 2 लोगों को वहाँ से जाने को कह रहा था। मैं उन्हें कह रहा था यहाँ से निकलना होगा। इनका मुकाबला कैसे करना है ये भी हमें पता नहीं है। जैसे ही हम अपनी जगह पर वापस जा रहे थे, मैंने देखा वो लाल रंग की परछाइयाँ और वो काली परछाई भी भाग रहे थे जहाँ से वो आए थे। यकीनन वो वापस जाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे और मेरे 2 लोगों ने बाकी नीचे पड़े उन आदमियों को उठाया। हम 5 वापस आना चाहते थे, तभी मेरा ध्यान पड़ा उस काली परछाई पर, उस गैंगस्टर की परछाई पर। मेरे दिमाग में ख्याल आया, ये भविष्य से नहीं, ये इतिहास से आया होगा, और अगर ये वापस चला गया तो इसे पता होगा इसकी मौत कैसे होगी। ये वहाँ कुछ ना कुछ अलग ज़रूर कर देगा और बच निकलेगा। उसने अपना हेलमेट पहन रखा था और वापस जा रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह पर वापस नहीं, उनके पास भागा जा रहा था। मैंने उस गैंगस्टर को पकड़ लिया था और घसीटते हुए अपनी उस जगह पर ले जाए जा रहा था। वो सफ़ेद परछाइयाँ शक्ति खींच रही थी, लेकिन छू नहीं रही थी। जैसे जैसे अपनी जगह के करीब हम जाते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था मौत करीब आए जा रही है। आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो गया था और उन सफ़ेद सायों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। वो और तेज़ी से उड़कर करीब आते और हम अपनी जगह के करीब पहुंच ही आए थे और किसी तरह उन सायों से बचते हुए जैसे वहाँ रेत की आंधी चलने लगी। पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन हम 6 लोग एक जगह पर खड़े थे और वो लाल परछाइयाँ वहाँ से एक झटके में गायब सी हो गईं। वहाँ पर वो सफ़ेद साए भी गायब हो गए और इस रेत की आंधी में जैसे हर जगह रेत ही रेत घिरना शुरू हो गई थी। हम ज़मीन में धंसना शुरू हो गए थे और एक झटका सा महसूस हुआ। वहाँ रेत कम होना शुरू हो गई और रेत खत्म हो गई। हम 6 लोग उस चेम्बर में थे। हम इतिहास का सफ़र करके वापस यहीं पर आ गए थे। जैसे ही हम उस चेम्बर से बाहर निकले, हम 5 के साथ एक और को देखकर सब हैरान थे। सब ये पूछ रहे थे ये कौन है? तो मैंने जवाब दिया वो गैंगस्टर, लेकिन इतिहास से आया हुआ। अगर ये वापस पहुंच जाता तो ये जानता इसकी मौत कैसे होगी और ये बदल देता। अब इसके बचने के कोई चांस नहीं है।
उसे वहाँ पर पकड़ लिया गया था और हमें अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया गया। हर कोई खुश था और अब जाकर मैंने मिस्टर स्मिथ के चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी, जैसे उसे तसल्ली मिली थी कि हम कामयाब हो ही गए। वो दिन थकान भरा था और हमें जल्दी ही नींद आ गई। उन चारों को जल्दी उस जगह से बाहर भेज दिया गया था और वो शायद अपना पुराना काम करने के लिए वहाँ से निकल चुके थे। मैं भी उस बेस से जाने वाला था, लेकिन कुछ सवाल मिस्टर स्मिथ से करना चाहता था जो मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आखिर इसका करेंगे क्या? आखिर इस गैंगस्टर को यहाँ पर रखा जाएगा या क्या किया जाएगा? लेकिन अगर इसे यहाँ पर मारा जाएगा तो इसके भविष्य में ये कैसे उस भाषण में मरेगा? मैं कुछ समझ नहीं पाया। कैसे ऐसी दुनिया में हम इतिहास और भविष्य में जा सकते हैं? और अगर आपको पता था आपके पास टाइम मशीन है तो आप दूसरी टाइम मशीन का पता तो पुराने समय में जाकर ही पता कर सकते थे। उसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते? उसे बहुत पहले ही मारा जा सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? इस तरह का नामुमकिन मिशन क्यों किया गया? तो मिस्टर स्मिथ ने कहा कि समय यात्रा का बुरा असर हमारे समय पर पड़ता है। अगर हम इतिहास में जाएं तब इसका बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन भविष्य में जाने के कारण इसका बुरा असर पड़ता है। ये गैंगस्टर बुढ़ापे से मरेगा और वो भी सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर। 4 महीने बाद इसकी मौत हो ही जाएगी, क्योंकि ये उससे पहले से आया था और इसके पास 4 महीने का समय ही था। ये टाइम मशीन का इस्तेमाल करके ही हर जगह से गायब हो जाता था और हम कभी समझ नहीं पाते थे कैसे ये डील पूरी भी कर देता है और बचकर भी निकल जाता है। किसी के पास कोई सबूत नहीं रहता, क्योंकि ये इतिहास में जाकर सबूत मिटा आता था। अब इसे पकड़ा जा चुका है और इसकी मौत इतिहास में हो ही चुकी है। 4 महीने बाद हमारे समय में भी इसकी मौत हो ही जाएगी। तुम्हारे लिए बस इतनी जानकारी बहुत है। तुम टाइम मशीन की और जानकारी मुझसे पता नहीं कर सकते, मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मैंने उस बेस को छोड़ दिया और उसी ट्रेन के सहारे मैं अपने शहर में वापस आ गया। आज भी मैं उस बैंक में काम करता हूँ पूरी दुनिया के लिए, लेकिन असल में मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। मुझे भरोसा है और आगे मैं इसी तरह बैठकर काम नहीं करूँगा और एक मिशन मिलेगा मुझे जो इससे भी ज़्यादा रोमांचक होगा।